Hello student, welcome back. So as I told in the previous lecture, we will see the numericals of the Boyle's law. Correct? In the last lecture, we have seen the kinetic molecular theory, its characteristics of gases we have explained on the basis of kinetic theory. Then we have studied Boyle's law, its statement, equation, graphical representation. Correct? And I hope now you remember the equation for the Boyle's law. Okay, now on the basis of this equation we will see the numericals based on the Boyle's law. Remember, this is very important. At least one numerical, that means 1 to 2 numericals are always asked in the final exam. Okay, this is very important, and for your 11th and 12th grade also these numericals are very important, because these Boyle's law, Charles law, these are the fundamental law. They are very fundamental law, and it is very important to understand these laws. Okay, so see the problem. I hope you can see it clearly. A certain mass of gas occupies 48 ml at a pressure of 720 mm Hg. I hope now all of you remember this is the unit. mmHg is the unit of pressure. Okay, so this 720 is what? Pressure. And what is this 48 ml? The unit is ml, that means it is a volume, occupies. Okay, 48 ml, that means it is a volume. Okay, so this is the initial condition. Then what is the volume when the pressure is increased to 960 mmHg, 960 mmHg? मतलब क्या है कि पहले प्रेशर कितना था? 720 mm था, अब प्रेशर क्या किया है? इंक्रीज किया है. ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ओके, अब गैस लॉ का कोई भी न्यूमेरिकल जब तुम्हारे सामने आता है, मैं सिर्फ 9th ग्रेड की बात कर रहा हूँ, जब भी तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें न्यूमेरिकल्स दिखाई देगा तो तुम्हें पहचानना है कि वो न्यूमेरिकल्स किसके ऊपर बेस्ड है. वो बॉयल्स लॉ के ऊपर बेस्ड है, चार्ल्स लॉ के ऊपर बेस्ड है, या गैस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड. गैस इक्वेशन हम लोग देखेंगे बाद में. ओके, तो 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स है तुम्हारे इस चैप्टर में. तो पहले तुम्हें पहचानना है कि ये प्रॉब्लम जो है वो कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है. तो यहाँ पे क्लियरली दिखा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ओके, और हमने पढ़ा बॉयल्स लॉ में कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ सेज दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ओके, तो ये क्लियर हुआ कि ये जो न्यूमेरिकल है, ये प्रॉब्लम है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? बॉयल्स लॉ के ऊपर बेस्ड है. ओके, तो जरा बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट याद करो और उसका इक्वेशन याद करो. बॉयल्स लॉ में हमने क्या देखा था? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो फिर हमने ये साइन निकाल के ऐसा इक्वेशन बनाया था. ओके, फिर 2 कंडीशन होती है तो इक्वेशन ऐसा बनता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. अगर ये याद नहीं आ रहा है तो वापस जाकर देखो कि ये इक्वेशन हमने कैसे बनाया था. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर बॉयल्स लॉ. ओके, अब देखो न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है. सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल हो उसमें तुम्हें पहले क्या लिखना है? गिवन. न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम में क्या क्या गिवन दिया है वो तुम्हें पहले लिखना है. प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल में स्टेप्स को मार्क होते हैं. मतलब गिवन अगर तुमने लिखा तो उसको 1 मार्क होता है, फॉर्मूला लिखा तो 1 मार्क होता है, फाइनल आंसर को 1 मार्क. ऐसे 3 मार्क का प्रॉब्लम आ सकता है फाइनल एग्जाम में. तो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन याद रखो, उसके हिसाब से प्रॉब्लम तुम्हें सॉल्व करना है. न्यूमेरिकल कोई भी हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, ओके, हमेशा गिवन तुम्हें लिखना ही होता है. ओके, तो गिवन लिखना है हमें. ओके, पहले प्रॉब्लम को ठीक से समझना है. गिवन कब अच्छे से लिख सकते हो? जब प्रॉब्लम को पहले ठीक से समझोगे. ओके, तो क्या दिया है? अ सर्टेन मास ऑफ गैस, मतलब कोई भी एक गैस है, उसका मास भी है, मास दिया नहीं है यहाँ पर. ऑक्यूपाइज 48 ml, मतलब उसका वॉल्यूम कितना है? V, इसको क्या कहेंगे हम लोग? V1, 48 ml. ओके, 48 ml एट अ प्रेशर ऑफ 720. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? P1 720 mmHg. ओके, तो ये हो गई इनिशियल कंडीशन. ओके, इसको हमने इनिशियल कंडीशन क्यों किया? क्योंकि आगे क्या दिया देखो, व्हाट इज द वॉल्यूम व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज टू 960 mmHg. मतलब प्रेशर क्या किया है? इंक्रीज किया. पहले कितना प्रेशर था? 720. अब प्रेशर क्या किया? इंक्रीज किया है.
तो ये क्या आएगा तुम्हारा फाइनल कंडीशन। ओके, तो P2 क्या आएगा तुम्हारा 960 mm Hg। समझ में आ रहा है? ओके, और तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द वॉल्यूम, तो तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, V2 तुम्हें फाइंड करना है। आई होप नाउ इट इज वेरी क्लियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तुमने क्लियर लिखा, समझ में आया, तो आगे का एकदम सिंपल। ओके, तो यहां पर इसके नीचे क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ये लिखना इंपॉर्टेंट है। तो इससे पता चलता है कि तुम्हें न्यूमेरिकल पूरा तरीके से समझ में आया है, तुम्हें पता है कि ये न्यूमेरिकल किसके ऊपर बेस्ड है, इसलिए ये लिखना जरूरी है। तो इक्वेशन क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, V2 फाइंड आउट करना है, तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। तो ये P2 इधर लेते हैं। ओके, सो क्या आएगा, P1 V1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2। ओके, अभी ये सब पता है हमें, P1 पता है, V1 पता है और P2 भी पता है, जस्ट वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात कि गिवन लिखने के बाद तुम्हें देखना है कि ये सारे जो क्वांटिटीज है वो सेम यूनिट में है कि नहीं। जैसे यहाँ पर प्रेशर की 2 वैल्यूज है, तो ये देखना ये दोनों क्वांटिटीज सेम यूनिट में है या नहीं है। सेम यूनिट में नहीं है तो तुम्हें कन्वर्जन करना पड़ता है, लेकिन 9 ग्रेड में इतने कन्वर्जन के प्रॉब्लम तुम्हें नहीं आएंगे। ओके, बट चेक करना है तुम्हें वॉल्यूम, और तब ये भी या तो वॉल्यूम तो फाइंड आउट करना है कि अगर सपोज 2 वॉल्यूम दिए है, दोनों की जो यूनिट है दोनों का वो सेम है या नहीं, ये चेक करते जाना है। ओके, देन यहाँ पर लिखता हूं मैं V2 इज इक्वल टू P1 की वैल्यू क्या है 720 mmHg। ओके, इंटू V1 कितना है 48 ml डिवाइडेड बाय P2 कितना है 960 mmHg। ओके, तो ये सेम यूनिट कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट है, सेम यूनिट क्या होता है, कैंसिल होता है। ओके, तो अभी मैं कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ तुम लोगों को, कैलकुलेशन तुम लोगों को अच्छे से पता है कि कैलकुलेशन कैसे करता है, तो डायरेक्टली मैं इसका फाइनल आंसर बता रहा हूँ। इसका फाइनल आंसर आता है 36, तो यूनिट क्या आएगा उसको ml, तो V2 क्या है तुम्हारा 36 ml। कितना सिंपल प्रॉब्लम है, सिंपल है कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हें सबसे पहले पहचानना है कि न्यूमेरिकल कौन से लॉ पर डिपेंड है। ओके, उसके बाद तुम्हें गिवन लिखना है, अच्छे से गिवन अच्छे से समझना है। लॉ अगर अच्छे से समझ में आए ना तो गिवन लिखना भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल, इसी के ऊपर, बॉयल्स लॉ के ऊपर। Okay, now look at this second problem. A gas occupies 1200 liter at 2 atmospheric pressure. Okay, तो 2 यहाँ पे ATM जो दिख रहा है वो यूनिट है किसका, प्रेशर का, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर मतलब कितने होता है mmHg में, अगर देखो उसको तो 760 mmHg। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm of Hg। ओके, सो गैस ऑक्यूपाइज 1200 लीटर, ये क्या है फिर वॉल्यूम होगा, और 2 एटमॉस्फेयर ये क्या होगा, प्रेशर होगा। ओके, व्हाट प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड फॉर इट टू ऑक्यूपाई 60 लीटर एट द सेम टेम्परेचर। सबको अभी तुरंत क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पर क्या जो वर्ड दिया है एट द सेम टेम्परेचर, इसका मतलब टेम्परेचर क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ है, बॉयल्स लॉ, करेक्ट। ओके, वेरी सिंपल, देन राइट डाउन द गिवन। सो यहाँ पर क्या दिया है, फर्स्ट वॉल्यूम दिया है। ओके, तो V1 लिखना है। अभी इसमें इनिशियल V1 P1 कैसे फाइंड आउट करना है, V2 P2 कैसे फाइंड आउट करना है, तो वो तुम्हें न्यूमेरिकल देख के समझ में आना चाहिए कि क्या क्या दिया है। पहला क्या दिया है, 1200 लीटर दिया है और 2 एटमॉस्फेयर दिया है, और बाद में एक वैल्यू दी है कौन सी, 60 लीटर। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम क्या किया है उन्होंने, कम किया है, वॉल्यूम क्या किया है, कम किया है। तो 1200 लीटर पर अगर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो 60 लीटर पर प्रेशर कितना आएगा, करेक्ट है, ये हमें फाइंड आउट करना है। और हमें तुरंत बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए भी समझ में आ सकता है कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। ओके, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब 1200 लीटर पे 2 एटमॉस्फेयर है तो 60 पे क्या होगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। मतलब आंसर जो है वो क्या आएगा, 2 से ऊपर आएगा, 2 से ज्यादा आएगा। ओके,
दिस इज अ कॉमन सेंस। तो V1 कितना लेंगे हम 1200 लीटर, P1 कितना लेंगे 2 एटमॉस्फेरिक। और फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे दिया देखो व्हाट प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड, तो यहाँ पे P2 फाइंड करना है, V2 दिया है 60 लीटर। अगेन नीचे क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। फाइंड आउट क्या करना है, P2 फाइंड करना है। तो P2 उस साइड में है तो V2 इस साइड लो, तो P1 V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू P2, वैल्यूज पुट कर दो, तो P2 इज इक्वल टू क्या आएगा, P1 क्या है 2 एटमॉस्फेयर इनटू V1 कितना है 1200 लीटर है ये, डिवाइडेड बाय V2 है 60 लीटर। तो सेम यूनिट कैंसिल होगा। इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो सिंपल है, तो आंसर क्या आएगा 40 एटमॉस्फेयर। तो P2 तुम्हारा कितना आता है 40 एटमॉस्फेयर। मैंने क्या बताया था, आंसर तुम्हारा 2 से ऊपर आएगा, तो आंसर कितना है तुम्हारा 40 एटमॉस्फेयर आया। मतलब देखो 1200 लीटर पर 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर था, 60 लीटर पर कितना होगा प्रेशर 40 एटमॉस्फेयर होगा। वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ। ओके, सो दिस इज अ सेकंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द बॉयल्स लॉ। ओके, और एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग बॉयल्स लॉ का, और बाकी के जो न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज में दिए हैं वो तुम लोग सॉल्व करोगे उसको। ओके, ओके, नाउ थर्ड प्रॉब्लम, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। स्टार्टिंग में दिया है कि कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली क्या है बॉयल्स लॉ। अ गैस इज एट अ प्रेशर ऑफ 1200 mm ऑफ Hg। कोई एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक गैस दिया है जिसका प्रेशर कितना है 1200 mm Hg है। एट व्हाट प्रेशर विल इट्स वॉल्यूम डिक्रीज्ड बाय 25%। समझ में आ रहा है, 1200 mm Hg प्रेशर दिया है गैस का, वॉल्यूम नहीं दिया है, सिर्फ प्रेशर दिया है। एट व्हाट प्रेशर, फिर क्या पूछा है, अगेन प्रेशर पूछा है, विल इट्स वॉल्यूम डिक्रीज्ड बाय 25%। मतलब इनिशियल 1200 mm Hg इतना जब प्रेशर था, तो इस प्रेशर पर जितना वॉल्यूम था उससे भी 25% क्या हुआ है, वॉल्यूम में डिक्रीज हुआ है। ओके, तो 25% वॉल्यूम डिक्रीज होने के लिए कितना प्रेशर हमें देना पड़ेगा ताकि प्रेशर वॉल्यूम जो है वो 25% डिक्रीज हो जाए। ओके, समझ में आया सबको। ओके, तो सिंपल है, पहले प्रेशर दिया है P1 दिया है, P1 कितना लेंगे 1200 mm Hg। अब V1 दिया है कि यहाँ पे V1 नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ क्या बोला एट कांस्टेंट टेम्परेचर और गैस इज एट अ प्रेशर ऑफ 1200 mm ऑफ Hg। V1 नहीं दिया है, तो V1 को क्या करेंगे हम लोग x कंसिडर करेंगे, V1 को x कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं ना, अननोन है। ओके, तो फिर क्या दिया है, आगे क्या दिया है, एट व्हाट प्रेशर। ओके, मतलब प्रेशर, सेकंड प्रेशर जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, एट व्हाट प्रेशर विल इट्स वॉल्यूम डिक्रीज्ड बाय 25%, डिक्रीज बाय 25%। तो V2 क्या आएगा, डिक्रीज बाय 25%, मतलब x में से हमें 25% क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, डिक्रीज है ना, तो क्या आएगा x माइनस 25%। ओके, अब 25% कैसे होते हैं, 25% होते 3/4। 25% कितने होते हैं 3/4। अब ये 3/4 कैसे आया, देखो 25% मतलब क्या, 100 में से 25%, 125 आउट ऑफ 100। ओके, तो ऐसे आएगा, करेक्ट है। इसको जब सॉल्व करोगे तो 100x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 100, करेक्ट है। तो क्या आएगा ये 25x माइनस 25, ये कितना आएगा 75x डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो दोनों वैल्यूज 25 से डिवाइड होगी, सो 25 3 जार 75 एंड 25 4 जार 100 आएगा x। तो V2 क्या आया तुम्हारा, V2 क्या आया तुम्हारा 3/4x आया समझ में। ओके, अब बस क्या करना है, वैल्यूज हमें
पुट करनी है। अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो फाइंड आउट क्या करना है हमें, P2। तो P2 इज इक्वल टू क्या आएगा, P1 V1 अपॉन V2। तो P1 क्या है तुम्हारा 1200 mm Hg इंटू V1 है तुम्हारा x, V2 क्या है तुम्हारा 3/4 x, 3/4 x। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे, आई होप ये सबको सॉल्व करना है। ये 4 क्या होगा, ऊपर जाएगा, नीचे क्या रहेगा 3x रहेगा। ओके, 1200 इंटू 4 होगा, फिर उसको 3 से डिवाइड करोगे। ओके, तो मैं डायरेक्टली फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो फाइनल आंसर आता है उसका 1600 यूनिट क्या आएगा, mmHg। करेक्ट है। तो हमें प्रेशर कितना लाना पड़ेगा, पहले 1200 mm में 1200 mmHg जितना प्रेशर था, तो प्रेशर वॉल्यूम अगर हमें डिक्रीज करना है, वॉल्यूम डिक्रीज करना है ना, तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है। तो पहले 1200 था, अब कितना आया 1600 mmHg। क्लियर, सबको समझ में आया? सबको प्रॉब्लम यहीं पे आएगी, ये स्टेप समझने में आएगा शायद प्रॉब्लम। ओके, तो ये एकदम सिंपल है। देखो 1200 mmHg ये इनिशियल प्रेशर है, इस इनिशियल प्रेशर पे हमें वॉल्यूम पता नहीं है, तो हमने वॉल्यूम क्या कंसीडर किया है, x कंसीडर किया है। सेकंड क्या बता रहा है वो, कि वॉल्यूम को डिक्रीज किया है, अगर जो इनिशियल है, जो x वॉल्यूम है उसका 25% डिक्रीज हमें करना है। वॉल्यूम अगर उतना डिक्रीज करना है 25% से, तो प्रेशर कितना होगा, ओके, कितना प्रेशर करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, x माइनस 25%। 25% मतलब कैसे लिखते हैं, 25/100 x का 25%। ओके, सो 25/100। तो ये सॉल्व किया हमने, तो कितना आया 3/4 x आया। तो वैल्यूज हमने पुट कर दी। ओके, समझ में आया सबको? तो ये हो गया तुम्हारा। और भी कुछ न्यूमेरिकल्स है एक्सरसाइज में है, सॉल्व करो। कुछ समझ में नहीं आया, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आया, तो हम लोग ड्यूरिंग द लेक्चर इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे अब, नेक्स्ट लॉ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ल्स लॉ। ओके, चार्ल्स लॉ भी हमें कैसे स्टडी करना है। चार्ल्स लॉ पहले क्या देखेंगे, स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट, इक्वेशन, और फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और फिर उसके न्यूमेरिकल्स। ओके, तो चार्ल्स लॉ। अब देखो चार्ल्स लॉ, इसकी मैं स्टार्टिंग से बताता हूं। ये जो साइंटिस्ट था चार्ल्स, उसने क्या किया, एक गैस लिया, और उस गैस का टेम्परेचर उसने कितना किया, 0 डिग्री सेल्सियस। उस गैस का टेम्परेचर कितना रखा, 0 डिग्री सेल्सियस रखा। तो उसे पता चला कि 0 डिग्री जब टेम्परेचर रखा, तो उस गैस का वॉल्यूम जो है वो कितना है उसका, 273 सेंटीमीटर क्यूब। उसको ऐसा एक्सपेरिमेंट से पता चला कि कोई भी गैस लो, वॉट एवर गैस इट मे बी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसका टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस लाते हैं तो वॉल्यूम उसका कितना, उसको पता चला कि 273 सेंटीमीटर क्यूब है। तो फिर क्या किया उसने, उस गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाया, मतलब टेम्परेचर अब कितना किया, 1 डिग्री सेल्सियस किया, 1 से बढ़ाया। तो उसको पता चला कि वॉल्यूम भी 1 डिग्री, एक इससे बढ़ चुका है। तो वॉल्यूम क्या आया फिर, 274 आए। तो फिर उसने क्या किया, अगेन टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाया, अगेन वॉल्यूम 1 से बढ़ गया। ओके, तो ऐसा करते 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 जब उसने टेम्परेचर बहुत ज्यादा किया, तो वॉल्यूम भी क्या हुआ, उतने इससे बढ़ने लगा। फिर उसने क्या किया, उसके उल्टा किया, मतलब क्या कि पहले टेम्परेचर 0 था ना, फिर उसने क्या किया, -1 डिग्री सेल्सियस किया। अब क्या किया उसने, टेम्परेचर डिक्रीज किया। ओके, -1 डिग्री सेल्सियस किया। तो उसको पता चला कि 0 डिग्री पे जब 273 था, तो -1 पे वॉल्यूम क्या हुआ, 1 डिग्री, 1 इससे कम हुआ, मतलब कि कितना आया, 272 सेंटीमीटर क्यूब आया। ओके, फिर उसने सेम ऐसे किया, 1-1 डिग्री से कम करता गया, तो फिर वॉल्यूम अगेन 1 से कम हुआ, 271 आया। तो उसको, इससे क्या पता चलता है हमें, क्या पता चलता है हमें इससे, तो इससे हमें
डायरेक्टली क्लियरली आइडिया मिलती है कि प्रेशर, ओके, गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि चार्ल्स ने ये सारे जब एक्सपेरिमेंट किए तो उसने उस गैस का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखा, मतलब प्रेशर चेंज नहीं किया। मतलब अगर गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इनिशियली लिया उसने, तो ये सारे चेंजेस जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ही रखकर उसने किया है, प्रेशर कभी भी चेंज नहीं किया है। तो जैसे हमने बॉयल्स लॉ में देखा कि टेम्परेचर कांस्टेंट था उसमें, तो यहाँ पे अब क्या कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी है, प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, तो क्या पता चला उसको कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस is directly depending on the temperature, that means volume is directly proportional to temperature, करेक्ट है कि नहीं। हमने बॉयल्स लॉ में क्या किया था, इनवर्स रिलेशन देखा था किसके बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर कम होता है, ऐसा हमने देखा ना, इनवर्स रिलेशन था। अब इसमें डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब क्या, वॉल्यूम बढ़ा है टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ा है, देखो टेम्परेचर बढ़ाया वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं, करेक्ट है। टेम्परेचर कम किया वॉल्यूम कम हो रहा है, करेक्ट है। तो ये कौन सी रिलेशनशिप है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, चार्ल्स लॉ, और यही से स्टेटमेंट बनता है चार्ल्स लॉ का। चार्ल्स लॉ क्या कहेगा फिर, चार्ल्स लॉ सेज दैट फॉर एनी गैस व्हेन इट्स प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट द वॉल्यूम of that gas is directly proportional to temperature. This is the statement of Charles law. सिंपल है, अब इससे इक्वेशन बना सकते हो। कैसे, प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालनी है, उसको निकालने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं हम लोग, के टी, तो टी इधर लो, क्या आएगा फिर, v अपॉन टी इज इक्वल टू के। ओके, तो ये जैसे हमने बॉयल्स लॉ में दो कंडीशन कंसिडर की, तो यहाँ पे भी दो कंडीशन आएगी। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगा, v1 अपॉन t1 इज इक्वल टू v2 अपॉन t2। आई होप ये समझ में आया कैसे आया है। बॉयल्स लॉ का एक बार चेक करो कैसे, वैसे ही सेम ये भी आया है। ओके, v1 अपॉन t1 इज इक्वल टू v2 अपॉन t2, ये क्या है तुम्हारा, चार्ल्स लॉ का इक्वेशन। चार्ल्स लॉ का क्या है, इक्वेशन है। ओके, और एक मैं इंटरेस्टिंग बात इसमें बताना चाहता हूं कि अभी सब, आई होप ना चार्ल्स लॉ सबको क्लियर हो गया है। ओके, तो चार्ल्स ने क्या किया कि जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर 0 था, -1 लाया, वॉल्यूम 1 से कम हुआ, टेम्परेचर 2 से कम किया, वॉल्यूम भी 2 से कम किया। तो ऐसा टेम्परेचर कितने तक लो कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो जब उसने टेम्परेचर -10 से किया, -10 डिग्री सेल्सियस, मतलब 10 डिग्री से टेम्परेचर कम किया, तो वॉल्यूम क्या होगा, 263 होगा कि नहीं, करेक्ट है, 263 होगा। ऐसा टेम्परेचर हम लोग कहाँ तक कम ले जा सकते हैं, तो उसकी थेरोटिकल वैल्यू जो है, जहां तक हम टेम्परेचर कम कर सकते हैं वो है -23 डिग्री सेल्सियस। कम से कम टेम्परेचर, ओके, वो कितना कर सकते हैं हम लोग, -273 डिग्री सेल्सियस। इससे कम टेम्परेचर हम नहीं कर सकते। ओके, तो अब मुझे बताओ कि -10 जब टेम्परेचर हमने किया था तो वॉल्यूम 10 से कम हुआ था, तो टेम्परेचर जब -273 होगा तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो इससे क्या होता है कि एक नई स्केल पता चलती है हमें, दैट, और नया टेम्परेचर पता चलता है। तो इसीलिए ये जो -273 डिग्री सेल्सियस है, इसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर से नई स्केल का खोज हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं केल्विन स्केल। केल्विन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। केल्विन ने इससे एक स्केल पता करी, तो उसने क्या बताया कि 0 केल्विन यानी कि कितना टेम्परेचर कंसिडर किया जाना चाहिए, वो है -273 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन मतलब कितना डिग्री सेल्सियस हुआ, अब -273। -273 ही क्यों लिया, क्योंकि मैंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर हम कितना कम कर सकते हैं, -273 तक ही हम लोग कम कर सकते हैं। अब इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात है कि क्या किसी भी गैस का वॉल्यूम कभी भी 0 हो सकता है। जैसे मान लो कि मैंने एक सिलेंडर दिया तुम्हारे पास,
और मैंने कहा कि मुझे इसका वॉल्यूम जो है वो 0 करके बताओ, तो तुम लोग क्या करोगे, टेम्परेचर उसका डिक्रीज करोगे, -273 तक लाओगे, तो रियली उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट इज नॉट अ पॉसिबल, ये जस्ट थेरोटिकल है। यहाँ पे थेरोटिकली ही ये प्रूव हो सकता है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज कोई भी गैस लो दुनिया में, यूनिवर्स में कोई भी गैस लो, जब उसका टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस तक, उससे पहले ही वो लिक्विड हो जाएगा या फिर उससे पहले ही वो क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। ओके, तो ये 0 वॉल्यूम है, इट इज नॉट अ प्रैक्टिकली पॉसिबल, और इट इज, और ये इम्प्रैक्टिकल क्यों है कि देखो गैस जो है वो क्या है, मैटर है कि नहीं। मैटर किसे बोलते हैं हम लोग, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। और मैटर मतलब क्या है, हमने डिफाइन किया था, मैटर मींस एनीथिंग, मैटर मींस एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस, मास एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस। ओके, स्पेस ऑक्यूपाई किया मतलब वॉल्यूम तो रहेगा ना उसको, तो मास और मैटर को अगर स्पेस है, वॉल्यूम है, तो कभी वॉल्यूम उसका 0 हो सकता है क्या? नो, इट इज नॉट अ पॉसिबल, इट इज जस्ट अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ओके, सो एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसे कहते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस को, और 0 केल्विन मतलब क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। अब कोई भी टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस का, उसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है, ओके, मान लो कि तुम्हारे पास तुम्हें गिवन टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस गिवन, इसको तुम्हें केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो वेरी सिंपल, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, तुम्हें 25 में बस कितने ऐड कर देने हैं, 273, क्योंकि हमने क्या देखा है, 0 केल्विन मतलब कितना होता है, -273, तो हमें क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 298। अब इसको यूनिट क्या आएगा, केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या है, 298 केल्विन है। जैसे तुम लोगों ने डॉक्टर के पास थर्मोमीटर देखा होगा, उसमें टेम्परेचर मेजर करते फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट इज अनदर यूनिट फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। ओके, वैसे ही डिग्री सेल्सियस ये एक टेम्परेचर है, और केल्विन भी क्या है, ये एक यूनिट है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ओके, तो तुम लोग बाद में पढ़ोगे 11th में कि ये केल्विन टेम्परेचर लेने की क्या जरूरत है, केल्विन लेने की जरूरत क्या है। ओके, तो इसका सिंपल यूज यही है, केल्विन स्केल का यूज यही है कि टेम्परेचर जब माइनस में जाता है, जैसे -10 है, ओके, तो माइनस, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द वैल्यूज ऑफ द टेम्परेचर इन माइनस, राइट इट इन द केल्विन। तो केल्विन में हम सारी वैल्यूज हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, केल्विन में कोई भी वैल्यू हमेशा कभी भी निगेटिव नहीं होती। 0 केल्विन मतलब ही क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये होगा। अब एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, और कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। तो क्या करना है, बस वो जो वैल्यू है वो तुम्हें किस में ऐड करनी है, 273 उसमें, उस वैल्यू में ऐड कर देने हैं। ओके, रिमेंबर, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ओके, अब इसके बाद इक्वेशन भी तुम लोगों को समझना है। इसके बाद हमें क्या देखते हैं, चार्ल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने बॉयल्स लॉ में बताया था कि किसी भी 2 क्वांटिटी में, जैसे यहाँ पर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, किसी भी 2 क्वांटिटी में जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तो ग्राफ कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ओके, और इनवर्स होता है तो ग्राफ कैसे आता है, पैराबोलिक, ये मैंने बताया था बॉयल्स लॉ में। तो यहाँ पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर को। ओके, तो यहाँ पे ग्राफ कैसे आना चाहिए, तुम्हारा स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। ओके, तो देखो इसका ग्राफ कैसे आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, यहाँ पर हम लोग लेते हैं वॉल्यूम और यहाँ पे लेते हैं टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर जो है वो हम लोग लेते हैं 100 से स्टार्ट करते हैं, 100, 200, 300 ऐसा स्टार्ट करते हैं। और जो वॉल्यूम है वो हम लोग लेते हैं 0, 2, 4, 6 ऐसा वॉल्यूम लेते हैं। ओके, नाउ अब डायरेक्ट रिलेशनशिप है
तो ऑब्वियसली ग्राफ जो है वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, स्ट्रेट लाइन ही आएगा। अब यहाँ पे जैसे बॉयल्स लॉ में वैल्यूज दी थी कुछ, यहाँ पे ऐसी वैल्यू नहीं है, बट देखो ये लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है। अब देखो जीरो, यहाँ पर जीरो है, जैसे जैसे राइट हैंड साइड में जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। तो जीरो के लेफ्ट साइड में जब आएंगे हम लोग, इस साइड में आएंगे, ओके, तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। आई होप ये मैथ्स में तुमने ग्राफ का पढ़ा होगा। तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, -100, -200, -300। ओके, सो सॉरी यहाँ पे क्या है, -100, -200, ऐसे टेम्परेचर लेफ्ट हैंड साइड में डिक्रीज होता जाएगा। वैसे ही वॉल्यूम जैसे ऊपर बढ़ रहा है तो नीचे क्या होता जाएगा, वो डिक्रीज होता जाएगा। ओके, बट हमें पता है कि वॉल्यूम जो है वो जीरो के नीचे नहीं होता, वॉल्यूम जीरो भी नहीं होता है कभी भी। तो मान लो कि कोई भी एक गैस है जिसका टेम्परेचर हमने कितना रखा है, 100 है, तो 100 पे मान लो कि उसका वॉल्यूम जो है वो कितना आता है, 3। ओके, ये लीटर में है, ये क्वांटिटीज किसमें है, लीटर में है। ओके, तो ये अगर हमने ड्रॉ किया, लाइन अगर ड्रॉ की, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर मान लो कि वॉल्यूम कितना है, 3। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, चार्ल्स लॉ में क्या बताया कि टेम्परेचर जैसे जैसे कम करते जाते हैं, ओके, टेम्परेचर जैसे जैसे कम करते जाते हैं वैसे वैसे वॉल्यूम भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। करेक्ट है कि नहीं? ओके, तो टेम्परेचर हम कितना कर सकते हैं कम, टेम्परेचर हम ज्यादा से ज्यादा -273 डिग्री सेल्सियस तक कम करते जाएंगे। तो इस ग्राफ की जब मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे मैंने यहाँ पर यहाँ तक वो एक्स एक्सिस पर टच हो रही है, तो टेम्परेचर में ये लाइन जब ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ये डायरेक्टली एग्जैक्टली सारी, कोई भी, ये सपोज ये लाइन एक गैस के लिए, तो दूसरी कोई सी भी लाइन मैं ड्रॉ करूं, ऐसी लाइन हो, ये तीसरा गैस के लिए ऐसी लाइन है, तो ये सारी लाइन जो है वो सारी की सारी कहां पर मीट होंगी, अगेन -273 पर मीट होगी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है वैसे वैसे वॉल्यूम भी क्या होता जाता है, कम होता है। देखो वॉल्यूम यहाँ पर 0 है, ओके, वॉल्यूम यहाँ पर 0 है, तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर आके मिले, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम कितना हुआ, 0 हुआ। करेक्ट है कि नहीं? हमने देखा -273 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर लाते तो वॉल्यूम कितना होता है, 0 होता है। तो ग्राफिकली और थियोरेटिकली हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि जब टेम्परेचर -273 हो जाएगा तो वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट ये थियोरेटिकली पॉसिबल है, जैसे मैंने चार्ल्स लॉ थियोरेटिकली पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। 0 वॉल्यूम किसी भी गैस का नहीं हो सकता। समझ में आया ये कैसे हुआ? कोई भी गैस का ग्राफ अगर तुम लोग ड्रॉ करोगे तो इसके जो एंड है इस ग्राफ के, वो जब सारे कनेक्ट करोगे तो ये -273 पर आकर मीट होंगे एक दूसरे से। तो इसका मतलब -273 पर हुआ, तो -273 पे वॉल्यूम कितना है, वाई एक्सिस पर क्या है, वॉल्यूम है कि नहीं, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मान लो 1 है, तो 1 से नीचे 0 आएगा। तो जब टेम्परेचर -273 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे जैसे देखो 100 पर वॉल्यूम सपोज 3 था, 200 जब हमने टेम्परेचर किया तो वॉल्यूम कितना हुआ, 4 से ज्यादा हुआ। 300 जब टेम्परेचर किया, तो ये मैं ग्राफ ऐसे आगे करता हूँ, तो वॉल्यूम कितना हुआ, 6 के ऊपर हुआ। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वॉल्यूम इंक्रीज होता है, टेम्परेचर कम होता है वॉल्यूम डिक्रीज होता जाता है। समझ में आ रहा है? आई होप नाउ दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज क्लियर। अब इसके बाद भी हमें इसके क्या देखने हैं, न्यूमेरिकल्स देखने हैं। न्यूमेरिकल्स देखने से पहले जो गैस इक्वेशन है वो फिनिश कर देते हैं हम लोग। गैस इक्वेशन मतलब क्या, जस्ट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, क्योंकि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। तो ये दोनों गैस लॉज, इन दोनों गैस लॉज के इक्वेशन जब हम कंबाइन करते हैं तो उससे क्या बनता है, गैस इक्वेशन बनता है। अब वो गैस इक्वेशन देखो कैसा है। गैस इक्वेशन एकदम सिंपल है। बॉयल्स लॉ में हमने क्या देखा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, करेक्ट है। और चार्ल्स लॉ में हमने क्या देखा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, करेक्ट है। मतलब दोनों लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटीज क्या है, सेम है। तो इन दोनों को अगर मैंने कंबाइन किया
दोनों को कंबाइन किया, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, देखो दोनों को कंबाइन किया तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, करेक्ट है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और यहाँ पे क्या है, इनवर्स है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना T अपन P, मतलब यहाँ पे क्या वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ टेम्परेचर को और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ प्रेशर को, सिंपल है, करेक्ट है। तो इसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे, ओके, K इंटू T अपॉन P, तो P इधर आएगा तो क्या होगा PV इज इक्वल टू KT, तो T भी इधर लो तो क्या होगा PV अपॉन T इज इक्वल टू K, ओके। तो ये हो गया तुम्हारी पहली कंडीशन, मतलब अगर गैस की इनिशियल कंडीशन पे अगर हमने लिया तो इक्वेशन कैसे आएगा, जिसको इनिशियल को हम लोग 1 मानते हैं, सपोज P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू K, और जो फाइनल कंडीशन है उसको मान लेते P, उसका इक्वेशन कैसे आएगा T2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू K। तो दोनों की राइट हैंड साइड सेम आ गए तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी, तो इक्वेशन ऐसा आएगा। दिस इज कॉल्ड एज अ गैस इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एज अ गैस इक्वेशन। अभी इस इक्वेशन की स्पेशलिटी क्या है, इस इक्वेशन में तीनों क्वांटिटीज आ चुकी है, जैसे प्रेशर आया, वॉल्यूम आया, टेम्परेचर आया। बॉयल्स लॉ में सिर्फ 2 क्वांटिटी थी, 2 क्वांटिटी कौन सी, वॉल्यूम एंड प्रेशर। टेम्परेचर क्या था इसमें, कांस्टेंट था, और इसमें भी 2 क्वांटिटी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इसमें क्या कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट था, बट इसमें क्या है तीनों क्वांटिटीज मर्ज हुई है एक दूसरे में, समझ में आया। दिस इज कॉल्ड एज अ गैस इक्वेशन। अभी इसके ऊपर भी हमें क्या लेने हैं, न्यूमेरिकल्स लेने हैं, ओके, चार्ल्स लॉ और गैस इक्वेशन, इसके ऊपर अभी हमारे सिर्फ न्यूमेरिकल्स बाकी है। ओके, नाउ लेट अस सी द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का एक न्यूमेरिकल है, सेम है जैसे हमने बॉयल्स लॉ में न्यूमेरिकल लिया ना, वैसे ही चार्ल्स लॉ के भी सेम न्यूमेरिकल्स है। बस तुम्हें पहचानना है कि जो न्यूमेरिकल तुम्हें गिवन है वो बॉयल्स लॉ पे डिपेंड है या चार्ल्स लॉ पे। पहचानना कैसे, ये भी मैंने बताया, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब देखो, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्या पूछा है तुम्हें, वॉल्यूम पूछा है ऑफ अ गैस जिसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस अगर किसी गैस का टेम्परेचर है तो वॉल्यूम पूछा है विच ऑक्यूपाइज 200 ml एट 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो 0 डिग्री पे वॉल्यूम पूछा है उसी गैस का टेम्परेचर जब 27 डिग्री सेल्सियस रहता है तो वॉल्यूम कितना रहता है, 200 ml रहता है। तो सिंपल है, देखो 27 डिग्री पे वॉल्यूम 200 है तो 0 पे कितना आएगा ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे दिया है, देखो एज्यूम प्रेशर इज कांस्टेंट, डायरेक्टली दिया है तो ये चार्ल्स लॉ पे डिपेंड है। पहले क्या करोगे, हमेशा की तरह गिवन लिखोगे क्योंकि गिवन लिखने के लिए मार्क होता है, ओके। अब देखो चार्ल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है तुम्हारा, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ओके। तो देखो प्रॉब्लम की तरफ, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो T1 दिया है कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब जो डिग्री सेल्सियस में दिया है ना उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, ओके। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन आएगा, मैंने क्या बताया, डिग्री सेल्सियस को बस 273 उसमें ऐड कर दो तो ये कितना आएगा, 273 केल्विन ही आएगा, ओके। हमेशा याद रखो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर दो तो ओके। तो टेम्परेचर 0 डिग्री जब सेल्सियस था तो वॉल्यूम दिया नहीं है, ओके। तो V1 क्या है, तुम्हें ये कैलकुलेट करना है, ये फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे, ओके। देन विच ऑक्यूपाइज द 200 ml एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो V2 तुम्हारा क्या है, 200 ml है, और T2 जो है वो कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दो, 27 प्लस 273 तो ये आएगा 300 केल्विन, करेक्ट है। 300 कैसे आया, 27 प्लस 273 300 केल्विन, तो ये हुआ। तो फिर नीचे क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। फाइंड आउट क्या करना है, V1, तो V1 के हिसाब से इक्वेशन अरेंज करो,
क्या आएगा इक्वेशन, V1 इज इक्वल टू V2 इंटू T1 डिवाइडेड बाय T2। बस वैल्यू पुट कर दो आप। V2 इज इक्वल टू 200, T1 कितना है 273 केल्विन, ये 200 ml डिवाइडेड बाय, ओके, डिवाइडेड बाय T2 कितना है 300 केल्विन, 300 केल्विन। ओके, इसको सॉल्व करो तो डायरेक्टली मैं आंसर बता रहा हूँ, फाइनल आंसर। तो इसका जो फाइनल आंसर आता है वो है 182। सॉल्व करके देखो 182 ml आएगा, क्योंकि केल्विन केल्विन सेम यूनिट कैंसिल होगा, बचेगा क्या सिर्फ ml, 182 ml। तो चार्ल्स लॉ का बस मैं एक ही न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, बाकी सारे प्रॉब्लम्स सेम है जैसे हमने बॉयल्स में लॉ में यूज किए थे, सिर्फ ये इक्वेशन यूज करना है। ओके, अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल देखते हैं, गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स। ओके, वो भी सिंपल है, थोड़े से कैलकुलेशन बड़े आते हैं उसमें। ओके, नाउ दिस इज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द गैस इक्वेशन। अब देखो एग्जाम में जब न्यूमेरिकल आएगा तो तुम्हें पहचानना है वो बॉयल्स लॉ के ऊपर है, चार्ल्स लॉ के ऊपर है, या गैस इक्वेशन के ऊपर है। अब गैस इक्वेशन में अगर प्रॉब्लम है तो उसको कैसे पहचानोगे कि ये न्यूमेरिकल गैस इक्वेशन के ऊपर डिपेंड है। तो देखो, अ गैस मेजर्स एट 80 ml एट 2.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक गैस है जिसकी तीनों क्वांटिटी तुम्हें ऑलरेडी दी है। क्या दिया है, 80 ml मतलब वॉल्यूम दिया है, 2.5 एटमॉस्फेयर मतलब प्रेशर दिया है, और टेम्परेचर भी दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ऐसे तीनों क्वांटिटी किसी गैस के लिए अगर दी हुई है तो समझ जाना है कि ये इक्वेशन, ये न्यूमेरिकल किसके ऊपर बेस्ड है, गैस इक्वेशन के ऊपर है। समझ में आया? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल याद करो, जब तुम सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा कि उसमें सिर्फ दो क्वांटिटी होती है, क्योंकि दोनों लॉ में क्या है, एक क्वांटिटी कांस्टेंट है। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, तो आगे क्या दिया है देखो, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एट एसटीपी। हाँ, ये एसटीपी क्या है, एसटीपी मतलब होता है, सिंपल है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और तो ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो कितना कंसिडर किया है, 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, और स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो कितना कंसिडर करते हैं हमेशा, 760 mmHg। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, 298 केल्विन, और ये 760 मतलब कितने एटमॉस्फेयर में कितना आता है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये याद रहेगा। इसको एसटीपी भी बोलते हैं या फिर एनटीपी भी बोलते हैं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। करेक्ट है कि नहीं? हमारे सराउंडिंग में, मतलब हमारे नॉर्मली हमारे सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है, एवरेजली 25 डिग्री सेल्सियस, और सराउंडिंग में प्रेशर कितना होता है हमारे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 760 mm, सी लेवल की जो नॉर्मल प्रेशर होता है। नो डाउट थोड़ा सा वेरी होता है, बट ये नॉर्मल कंडीशन है। इसे एनटीपी भी बोलते हैं और एसटीपी भी बोलते हैं। ओके, तो ये तो पता चला। अब प्रॉब्लम न्यूमेरिकल किसके ऊपर बेस्ड है, गिवन लिख दो इसका। गैस इक्वेशन क्या है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो देखो गैस, ये क्या हो गई, इसकी इनिशियल कंडीशन हो गई, और आगे क्या हो गया देखो, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एट एसटीपी, मतलब एसटीपी कंडीशन पर उसका वॉल्यूम क्या होगा ये पूछा है। तो ये तीनों क्वांटिटी जो दी है ऊपर वो क्या हो गई, तुम्हारी इनिशियल कंडीशन हो गई। तो पहले V1 दिया है कितना, 80 ml। ओके, देन प्रेशर दिया है P1 कितना आएगा, 2.5 एटमॉस्फेयर, एंड देन टेम्परेचर वो क्या होगा, T1 27 डिग्री सेल्सियस, तो कितना होगा ये, 300 केल्विन। ओके, तो अब तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, मतलब क्या फाइंड आउट करना है, V2 फाइंड आउट करना है, बट कितने टेम्परेचर प्रेशर पे, एसटीपी पे। एसटीपी हमें पता है। ओके, तो नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पर देखो एटमॉस्फेयर में दिया है ना, तो ये भी वैल्यू एटमॉस्फेयर में ही लो। ओके, देन T2 नॉर्मल कितना होता है, 25 होता है, 25 को केल्विन में करोगे 298 केल्विन। ओके, अब आगे क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। देखो ये बहुत ही न्यूमेरिकल, ये जो है ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है।
टेंथ में जब तुम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ोगे तो मोल कंसेप्ट में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल से, ये अगर तुम लोगों को डिफिकल्ट लग रहे हैं तो इसका मतलब तुम्हारे जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट है वो तुम्हें ठीक से समझ में नहीं आए, या फिर तुम कैलकुलेशन में पुअर हो। ओके, तो अगर ये न्यूमेरिकल तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो खुद के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। वीडियो को पहला पार्ट जो है वो अगेन देखो, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को ठीक से समझ लो। ओके, फिर तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो फाइंड आउट क्या करना है, V2 फाइंड करना है। तो इक्वेशन को रीअरेंज करो, V2, या फिर डायरेक्टली भी तुम लोग वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो रीअरेंज करके करता हूँ, जैसे तुम्हें इजी लगेगी वैसे कर सकते हो तुम लोग। P1 इंटू V1, ये T2 इधर आएगा इंटू T2, करेक्ट है। V2 इधर ही रहेगा, P2 इधर आएगा, T1 इंटू P2। ओके, वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यूज कैसे, V2 इज इक्वल टू P1 की वैल्यू क्या है 2.5 एटमॉस्फेयर, V1 क्या है तुम्हारा 80 ml, इंटू T2 क्या है तुम्हारा, T2 है 298 केल्विन, डिवाइडेड बाय T1 क्या है तुम्हारा, T1 है 300 केल्विन, इंटू P2। P2 जो है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, P1 है, P2 आएगा यहाँ पे, तो P2 है तुम्हारा 1 एटमॉस्फेयर। ओके, तो एटमॉस्फेयर सेम यूनिट, केल्विन सेम यूनिट, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, इसको सॉल्व करो, कैलकुलेशन करके सॉल्व करो इसको, तो इसका जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 182 ml, 182 ml। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल लिया है किसका, गैस इक्वेशन का। एक्सरसाइज में और भी न्यूमेरिकल है गैस इक्वेशन के भी, लगभग एक्सरसाइज में 15-20 प्रॉब्लम है, ये सारे तुम्हें सॉल्व करने हैं। सारे प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे तो ही तुम्हें ये जो न्यूमेरिकल से ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो गैस लॉ समझने में भी अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, दिस टॉपिक इज ओवर नाउ। सारी जो गिवन है इस टॉपिक में सारा हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ऑनलाइन लेक्चर में हम लोग देखते हैं क्या तुम्हारे डाउट्स हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ओके, गुड बाय।